बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज प्लेबेबल जेम्स। तो स्टार्ट करते हैं क्रिटिकल केयर वाला चैप्टर। तो नंबर 1 पॉइंट है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ओवरडोज। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स ये इस्तेमाल होती है एंटी डिप्रेसेंट्स के तौर पर, यानी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के लिए इस्तेमाल होती है। इनको बोलते हैं टीसीए, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होती है ये नोरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन की रीअपटेक को इनहिबिट कर देती है। इसके अलावा ये एक और काम भी करती है, इनके पास एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट भी होता है। तो जब इनकी पॉइजनिंग होगी तो इनके वजह से एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। अब वो एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है प्यूपिल की कॉन्स्ट्रक्शन कराता है, तो प्यूपिल की डायलेशन देखने को मिलेगी। एक और पॉइंट है। ओके, दूसरा पॉइंट होगा कि जो पैरासिम्पैथेटिक होती है जीआईटी की सिक्रेशंस को बढ़ा देती है, तो ड्राई माउथ हो जाएगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसके अलावा स्वेटिंग, वैसे स्वेटिंग कोलिनर्जिक रिसेप्टर की वजह से होती है और ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, तो स्वेटिंग भी कम हो जाएगी। तो ड्राई माउथ हो जाएगा, ड्राई स्किन है, डायलेटेड प्यूपिल है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को भी डिक्रीज कर देते होते हैं। ओके, यानी इनके पास कुछ सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग एक्टिविटी भी है, अल्फा रिसेप्टर को भी ब्लॉक करने की भी एक्टिविटी है। यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगी, वन सेकेंड, कोलिनर्जिक रिसेप्टर है। और हार्ट के ऊपर टैकीकार्डिया कोलिनर्जिक रिसेप्टर के ब्लॉक होने की वजह से होगा। ओके, ठीक हो गया। तो ये बात आपने नोट कर लेनी है। अब जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है इनकी वजह से क्या होगा, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की वजह से आपको एबीजीज के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता होता है। क्या देखने को मिलता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता होता है। ओके, तो ऑलमोस्ट ये पॉइंट हो जाएगा। तो और इसके अलावा ईसीजी के अंदर आपको वाइट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा और ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया। तो ईसीजी के अंदर भी वाइडेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एरिदमियास भी करा देते हैं, कार्डियोटॉक्सिक होते हैं। ब्रॉड कॉम्प्लेक्स होगा। अब एबीजीज के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, क्योंकि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स है, ये एसिड है, तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवाते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ठीक करने के लिए अब सोडियम बाइकार्बोनेट दोगे इमरजेंसी के अंदर। ओके, तो इमरजेंसी के अंदर एसिडोसिस को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या दोगे? सोडा बाइकार्बोनेट दोगे। 50 ml ऑफ 8% सोल्यूशन। आईवी फ्लूइड्स दोगे, नॉर्मल सलाइन, और ईसीजी मॉनिटरिंग करोगे। ब्रॉड कॉम्प्लेक्स क्यूआरएस टैकीकार्डिया आपको देखने को मिलता होता है, वाइडेंट क्यूआरएस ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया। तो ये तो हो गया पैरासीटामोल ओवरडोज का। इसके बाद नेक्स्ट है, सॉरी, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का। अब है पैरासीटामोल। जो पैरासीटामोल होती है ये एंटी पैरेटिक के तौर पर इस्तेमाल होती है। ओके, और इसको सिंपल एस्टामाइनोफेन भी कहते होते हैं। इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है लीवर के अंदर होता है। ओके, और ये लीवर को डैमेज कर देती है, हेपेटोटॉक्सिक होती है इन केस ऑफ ग्लूटाथायोन डेफिशिएंसी। तो राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होगा, नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है हेपेटाइटिस की वजह से, एक्यूट लीवर फेलियर हो सकता है, स्पेसिफिकली NAPQ1 जो कॉम्प्लेक्स होता है उसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। ओके, जब लीवर फेलियर हो जाएगा, एक्यूट लीवर फेलियर के अंदर जॉन्डिस होता है, एक्यूट लीवर फेलियर के अंदर एनकेफेलोपैथी देखने को मिलती है, एक्यूट लीवर फेलियर की वजह से लैक्टिक एसिडोसिस है, क्योंकि लीवर के पास ग्लूकोनियोजेनेसिस वाली पावर भी होती है जो कि एक्यूट लीवर फेलियर में खत्म हो जाती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है कि लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट करना किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। ओके, तो इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या कराओगे आप? ओके, तो सबसे पहले पैरासीटामोल के लेवल्स को आप चेक करा लोगे। लीवर से जो स्पेसिफिक है वो ALT का लेवल ज़्यादा होगा। ओके, इसके अलावा जो कोआगुलोपैथी है उसको देखने के लिए प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो कि एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए होता है, और हाइपोग्लाइसीमिया करा लेंगे क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं हो रहा। इसकी मैनेजमेंट के अंदर एक्टिवेटेड चारकोल, अगर पेशेंट 1 घंटे से कम टाइम में प्रेजेंट कर रहा है, ओके, ये टाइम बहुत मैटर करेगा। अगर 1 घंटे के अंदर प्रेजेंट करता है तो एक्टिवेटेड चारकोल, अगर 4 घंटे के बाद प्रेजेंट करता होता है तो एनेसिटाइलसिस्टीन जो कि इसका एंटीडोट होता है। ओके, IV देते होते हैं। ओके, ठीक है, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। और लास्ट में लीवर ट्रांसप्लांटेशन इन केस ऑफ लीवर फेलियर। इसके बाद है रीफीडिंग सिंड्रोम। ओके, एक बंदा है जो कि काफ़ी देर तक स्टारवेशन में गया हुआ है। ओके, जब बंदा स्टारवेशन में गया होता है तो बॉडी कैटाबॉलिज्म की तरफ चली जाती होती है। ओके, जब स्टारवेशन होगा तो क्या होगा? काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन आपको देखने को मिलते होते हैं। ओके, ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, ओके, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट दे दी स्टारवेशन वाले पेशेंट में, तो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस आना शुरू हो गया। इस मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस को बोलते हैं रीफीडिंग सिंड्रोम। रीफीडिंग, दोबारा फीड करवा दिया है आपने, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस है। होता क्या है, जब आपने अचानक ही कार्बोहाइड्रेट दे दिया तो ग्लूकोज का लेवल इनिशियली काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा, इंसुलिन बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाएगी, और इंसुलिन ना ही सिर्फ ग्लूकोज को मसल के अंदर भेजती है, स्केलेटल मसल और फैट के अंदर भेजती है, बल्कि ये ग्लूकोज के अलावा आपके फॉस्फेट को
मैग्नीशियम को, कैल्शियम को, पोटेशियम को, इन सब को सेल के अंदर भेजती है, जिसकी वजह से हाइपोफॉस्फेटीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। ओके, ठीक है। अब इसका करेक्शन क्या होगा, ट्रीटमेंट क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को आपने ठीक करना होता है, आईवी फ्लूइड्स आपने देने होते हैं। ओके, इसके अलावा आपने क्या देना है, इसके जो मैनेजमेंट होती है कि आपने स्लो फ्रीक्वेंट फीड देना है, स्लो फ्रीक्वेंट फीड विद अलॉन्ग विथ इलेक्ट्रोलाइट्स है। ओके, अलॉन्ग विथ इलेक्ट्रोलाइट्स, तो यहाँ पे मिमोनिक लिखा हुआ है, मैग्नीशियम गया, कैल्शियम गया, फॉस्फेट गया, सारे कम हो जाते हैं, रीफीडिंग सिंड्रोम में है। ओके, अब एक ब्रेन ट्रेनर एमसीक्यू आ गया है। अ 21 ईयर ओल्ड वुमेन विद बीएमआई ऑफ 12, बीएमआई 12 बहुत ज़्यादा कम है, नॉर्मल क्या होता है 18.5 से लेकर 24.9 तक होता है, मेडिकल वार्ड में गई है फॉर फीडिंग थ्रू एनजी ट्यूब, तो कौन सी इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मेलिटी हो सकती है, हाइपोफॉस्फेटीमिया देखने को मिल सकता होता है। नेक्स्ट इज सबअरेक्नॉइड हैमरेज। सबअरेक्नॉइड हैमरेज का जो मोस्ट कॉमन काज होता है ब्लीडिंग फ्रॉम बैरी एन्यूरिज्म है। ओके, जो स्ट्रोक होता है वो दो तरह का होता है, इस्केमिक स्ट्रोक और हैमरेजिक स्ट्रोक। जो इस्केमिक स्ट्रोक होता है एम्बोलिक स्ट्रोक हो सकता है, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक हो सकता है। जो हैमरेजिक स्ट्रोक है वो इंट्रापेरेन्काइमल या सबअरेक्नॉइड हैमरेज की वजह से हो सकता है। सबअरेक्नॉइड हैमरेज मोस्ट कॉमनली बैरी एन्यूरिज्म के रप्चर की वजह से होता है। बैरी एन्यूरिज्म एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के अंदर होती है, तो इसकी जो क्लासिकल प्रेजेंटेशन होती है वो थंडर क्लैप हेडेक होता है, वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ। इसके अलावा मेनिंजीज को इरिटेट करेगा, मेनिंजिज्म हो जाएगा, नेक स्टिफनेस, पेन होगा, सोमाई देखने को मिलेगी। साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन विच इंक्लूड नेक रिजिडिटी, कर्निक साइन, ब्रूजिनकी साइन। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर सबअरेक्नॉइड हैमरेज? दिस इंक्लूड हाइपरटेंशन, दिस इंक्लूड स्मोकिंग एंड पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में बैरी एन्यूरिज्म ज्यादा हो सकता है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलती होती है? ओके, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में बैरी एन्यूरिज्म के अलावा एब्डोमिनल वाल हर्नियास आपको देखने को मिल सकते होते हैं। ओके, हाइपरटेंशन देखने को मिल सकती होती है, एन्यूरिज्म बैरी एन्यूरिज्म देखने को मिल सकता होता है। ओके, तो और लीवर सिस्ट देखने को मिल सकती होती है। तो इसमें जो थंडर क्लैप, हेडेक और बैरी एन्यूरिज्म ये सबअरेक्नॉइड हैमरेज के अंदर होती है। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन और चॉइस स्ट्रोक वाले पेशेंट में नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन होता है। नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन इस्केमिक स्ट्रोक और हैमरेजिक स्ट्रोक को डिफरेंशिएट करने के लिए होता है। इस्केमिक स्ट्रोक में जो फाइंडिंग होती है थोड़ी लेट आती होती है, 8 से 12 घंटों के बाद, और इन्फेक्शन की जो फाइंडिंग होती है वो हाइपोडेंस एरियाज होते हैं, जबकि जो हैमरेज है इसमें हाइपर डेंस एरियाज देखने को मिलते हैं बेजल सिस्टम्स के अंदर। गोल्ड स्टैंडर्ड सेरिब्रल एंजियोग्राफी होती है। ओके, अगर सीटी स्कैन नॉर्मल है लेकिन फिर भी क्लिनिकल सस्पिशन है तो 12 घंटों के बाद आप लंबर पंक्चर करा लोगे। लंबर पंक्चर में अगर ब्लड है तो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन आगे मेटाबोलाइज होकर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, येलो पिगमेंट में, जिसको ज़ैंथोक्रोमिया कहते हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ट्रीटमेंट क्या होता है इसमें, आपने ब्लड प्रेशर को कम करना होता है तो नीमोडिपिन इस्तेमाल करेंगे टू प्रिवेंट सेरिब्रल वेजोस्पाज्म, और प्लेटिनम कॉइलिंग करेंगे टू स्टॉप द ब्लीडिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको हैमरेजिक ब्लीडिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे वंस अगेन ब्रेन ट्रेनर एमसीक्यू आ गया है। अ 35 ईयर ओल्ड मैन अटेंड द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद सीवियर हेडेक एंड वॉमिटिंग फॉर अ डे। ओके, ठीक है, सीवियर हेडेक और वॉमिटिंग, लग रहा है कि कोई मेनिंजीज को इरिटेट कर रहा है कुछ चीज। ओके, नेक्स्ट स्टिफनेस और फोटोफोबिया, लेकिन फीवर नहीं है, फीवर नहीं है तो मेनिंजाइटिस नहीं है। नेक्स्ट स्टिफनेस और फोटोफोबिया मेनिंजिज्म है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सबअरेक्नॉइड हैमरेज देखने को मिलेगा। ओके, जो सबअरेक्नॉइड हैमरेज होता है स्टार शेप आपको हैमरेज देखने को मिलता होता है। ओके, तो ट्रीटमेंट और चॉइस क्या होगा, निमोडिपिन और प्लेटिनम कॉइलिंग करोगे। ओके, एक पेशेंट है जो कहता है वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ, थंडर क्लैप हेडेक है, फोटोफोबिया है, नेक्स्ट स्टिफनेस है, वॉमिटिंग आपको देखने को मिल रही है। सारे पॉइंट्स आपको हैमरेजिक स्ट्रोक है जिसमें इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज्यादा हुआ है सीटी स्कैन के अंदर, लेकिन कोई एविडेंस नहीं मिला इंट्राक्रेनियल ब्लीड का, नहीं मिला सीटी स्कैन नेगेटिव। 12 घंटों के बाद आप लंबर पंक्चर कराते हैं जिसमें ज़ैंथोक्रोमिया मिलता है। नेक्स्ट इज एक्स्ट्राड्यूरल और एपिड्यूरल हिमाटोमा। एक्स्ट्राड्यूरल या एपिड्यूरल हिमाटोमा, हिमाटोमा सर्कमस्क्राइब कलेक्शन ऑफ ब्लड होता है। एक्स्ट्राड्यूरल या एपिड्यूरल दैट मींस ड्यूरा और स्कल के दरमियान में होता है। मोस्ट कॉमनली ये जो टिरियन के फ्रैक्चर की वजह से होता है। टिरियन के ऊपर 4 स्विचर आके ओवरलैप करते होते हैं, मिडल मेनिंजियल आर्टरी की एंटीरियर डिवीजन रप्चर हो जाती है। इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, इसका क्लासिकल सिनेरियो होता है। ओके, जो सबसे पहले जो पेशेंट यंग होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, उसकी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगी। ओके, फिर वो अचानक ही उसकी कॉन्शियसनेस रीगेन हो जाएगी, लेकिन फिर दोबारा कॉन्शियसनेस खराब हो जाएगी। तो जो द टेम्परेरी गेन ऑफ कॉन्शियसनेस बिटवीन द टू लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस साइकिल इज कॉल्ड लूसिड इंटरवल। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, ब्लोन प्यूपिल। ओके, प्यूपिल ब्लोन होगा या प्यूपिलरी एसिमेट्री देखने को मिलेगी ड्यू टू आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज्यादा होने की वजह से एब्ड्यूसन नर्व की पाल्सी आपको देखने को मिलती है। वंस अगेन नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन कराओगे, इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, जो एक्स्ट्रा ड्यूरल होता है ये बाई कन्वेक्स या लेंटिफॉर्म होता है, जो आपका
सब ड्यूरल होता है वो ओल्ड एज एल्कोहलिक वाले में होता है, उसमें लेंस शेप नहीं होता, क्रीसेंट शेप होता है। ट्रीटमेंट दोनों का क्रेनियोटमी या बर होल होता है, क्रेनियोटमी या बर होल बिग हीमाटोमा के लिए करते होते हैं और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट आप करते हैं इन केस ऑफ स्मॉल हीमाटोमा, बड़ों के लिए क्रेनियोटमी करते होते हैं, तो ये बाई कन्वेक्स शेप आ जाएगा। कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन ड्यूरा एंड एराक्नॉइड इज कॉल्ड सब ड्यूरल हीमाटोमा। ब्लंट हेड इंजरी से एसोसिएटेड होता है। क्रॉनिक सब ड्यूरल हैमरेज आपको एल्डरली पेशेंट में देखने को मिलता होता है। ग्रेजुअल होता है इसका ऑनसेट, स्पीच की डिफिकल्टीज होती है, ड्राउजीनेस होता है और स्पेसिफिक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एंटी कोआगुलेशन की हिस्ट्री, एल्डरली पेशेंट या अल्कोहलिक पेशेंट है तो वंस अगेन यही आंसर होगा, सब ड्यूरल हीमाटोमा। आईसीपी भी रेस्ड होता है। सीटी स्कैन में क्रिसेंट शेप होता है, सेम मैनेजमेंट कंजर्वेटिव स्मॉल हीमाटोमा में, क्रेनियोटमी या बरहोल लार्ज के अंदर। नेक्स्ट इज एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। एक्यूट दैट मीन्स सडन ऑनसेट है, चेस्ट सिंड्रोम दैट मीन्स कि कोई चीज़ पल्मोनरी सिस्टम को या मीडियस्टिनम को इन्वॉल्व कर रही है, तो ये वेजो ओक्लूसिव क्राइसिस होता है ड्यू टू सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया की वजह से हिमोलिटिक क्राइसिस होते हैं, प्लास्टिक क्राइसिस होते हैं और एक वेजो ओक्लूसिव क्राइसिस भी होते हैं कि जो डिफॉर्म्ड आरबीसीज होते हैं वो क्या करते हैं, छोटे छोटी जो माइक्रो सर्कुलेशन है उसको ओक्लूड कर देते हैं, जिसकी वजह से चेस्ट पेन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, खांसी आपको देखने को मिलती है, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं निमोनिया के। और जो क्लासिकल हिस्ट्री होती है वो सिकल सेल एनीमिया वाली होती है और सिकल सेल एनीमिया में ऑस्टियोमाइलाइटिस होती है, वो साल्मोनेला टाइफी की वजह से देखने को मिलती होती है। ओके, इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, चेस्ट जो पैथोलॉजी को देखने के लिए चेस्ट एक्सरे है, उसके अलावा डिस्निया हो रहा है तो ऑक्सीजन की सैचुरेशन करोगे। मैनेजमेंट के अंदर आप डिस्निया तो ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन दोगे, पेन है तो एनाल्जेसिया दोगे, आईवी फ्लूइड्स दोगे आप और एंटीबायोटिक दोगे टू ट्रीट निमोनिया। ओके, तो जो सिकल शेप आरबीसीज होते हैं वो छोटे छोटे कैपिलरीज को बंद कर देते हैं। नेक्स्ट इज मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जिसमें मरने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म दैट मींस के सडन सीवियर ब्रेथलेसनेस होती है, हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलती होती है। ओके, हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है, ब्लड प्रेशर डाउन होता है, पल्स आपको ज़्यादा देखने को मिलती होती है। इसके अलावा लेग की स्वेलिंग भी देखने को मिलती है जो कि बता रहा है कि क्लॉट कहाँ से बना है। और जो लेग की स्वेलिंग होती है इमोबाइल मोबिलिटी की वजह से, बेड प्रोलॉन्ग बेड उसकी वजह से, बेड रेस्ट की वजह से होती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी है और स्क्रीनिंग के लिए डी डायमर कराते होते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज थ्रोम्बोलाइसिस आप करते होते हैं, थ्रोम्बोलाइसिस या सर्जिकल इम्बोलेक्टमी आप करते होते हैं। फर्दर गिल कैथीटर आप इस्तेमाल करते हैं। पहले किसी बंदे को डीवीटी होगा, ओके ठीक है, वो इन्फीरियर वेना कैवा से होता हुआ हार्ट में आया, हार्ट में पल्मोनरी आर्टरी और वहाँ पे मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म करवा दिया। नेक्स्ट इज ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा। ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा के अंदर मोस्ट कॉमन जो ऑर्गन डैमेज होता है वो स्प्लीन होती है। पेनिट्रेटिंग के अंदर जो मोस्ट कॉमन है वो लीवर आता है। ओके, सीट बेल्ट इंजरी के अंदर आपकी मिजेंट्री आती होती है। तो डायफ्राम का रप्चर है, डायफ्राम का रप्चर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से होता है। डायफ्राम चेस्ट और एब्डोमिनल कैविटीज को सेपरेट कर रहा होता है, तो आपको दोनों साइडों पे पेन देखने को मिल सकता होता है। इसके अलावा डिमिनिश ब्रेथ साउंड ऑन अफेक्टेड साइड, क्यों, डायफ्राम रप्चर हुआ तो विसरा हर्निएट करेंगे थोरेसिक कैविटी के अंदर। एक्सरे के अंदर क्या होता है, एक्सरे के अंदर आपको प्लूरल कैविटी में गैस बबल्स आते हैं, क्यों, क्योंकि जो स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, ये कहाँ पहुंच गई है, आपकी थोरेसिक कैविटी के अंदर आ गई है। नेक्स्ट हिस्सप्लिनिक रप्चर, वंस अगेन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से होता है। एब्डोमिनल पेन होगा, चेस्ट पेन नहीं होता। टेंडरनेस आपको देखने को मिलेगी एपिगैस्ट्रियम में और लेफ्ट फ्लैंक में आपको देखने को मिलती होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेंडरनेस एपिगैस्ट्रियम में और लेफ्ट फ्लैंक वाले एरिया पर, क्योंकि स्प्लीन वाला एरिया अंडरलाई कर रहा है। हाइपोटेंशन होगी क्योंकि स्प्लीन के अंदर बहुत सारी ब्लड की साइनोसाइड्स होती है। हाइपोवोलेमिक शॉक होता है। ब्लंट ट्रॉमा के अंदर ये बंदा हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है। वैसे भी ब्लंट ट्रॉमा के अंदर एब्डोमेन का तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन फास्ट स्कैन आपने कराना होता है, फास्ट स्कैन है, फिर आपने देखना होता है हीमोडायनेमिकली स्टेबल है या अनस्टेबल है। यानी अगर हीमोडायनेमिकली स्टेबल है तो सीटी स्कैन कर लोगे, अगर अनस्टेबल है तो लेप्रोटमी आप कर लोगे। स्प्लीनेक्टमी करनी है इन केस ऑफ सीवियर इंजरी, तो यहाँ से आप देख सकते हो कैसे इंजरी हुई है, डायफ्राम की इंजरी है। तो व्हाट इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर चेकिंग द प्लेसमेंट ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। एनजी ट्यूब का जो बेस्ट मेथड है वो तो चेस्ट एक्सरे है, लेकिन चेस्ट एक्सरे वैसे करते नहीं है। हमारे वार्ड में तो ये था कि एपिगैस्ट्रिक एरिया की क्या कर रहे थे, ऑस्कल्टेशन कर रहे थे, और जो एयर इंजेक्ट करने के बाद, इसके बाद स्प्लीनिक रप्चर है। स्प्लीनिक रप्चर में मोस्ट कॉमनली एब्डोमेन का जो इंजर्ड ऑर्गन है वो स्प्लीन होती है। स्प्लीनिक रप्चर में एक और है कि ओके, स्प्लीनिक रप्चर में जो इमेजिंग मोडालिटी है, चूंकि पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है तो फास्ट कराते हैं, अदरवाइज सीटी स्कैन से भी यह काम चल जाता होता है। रीनल ट्रॉमा की तरह आ जाते हैं, एक पेशेंट सीढ़ी से गिर गया है और
उसको चोट लगी है फ्लैंक पे और हीमाचूरिया आ गया है। हीमाचूरिया डेट मीन्स इंजरी हुई है किडनी के कुछ पार्ट की, वो हाइपोटेंसिव भी है। हाइपोटेंसिव, जब भी पेशेंट कोई हाइपोटेंसिव है, हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, सबसे पहले आईवी फ्लूइड्स आपने देने होते हैं। इसके बाद अर्जेंट सीटी स्कैन, वैसे नॉर्मली फास्ट कराते होते हैं ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा के अंदर इन केस, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेटस एस्थमेटिकस। स्टेटस एस्थमेटिकस के अंदर सीवियर एपिसोड होती है अस्थमा की ऐसी फॉर्म जो कि रिफ्रैक्टरी है टू द यूजुअल मेडिकल ट्रीटमेंट, के दवाई खा रहा था लेकिन दवाई ने काम करना छोड़ दिया, कोई इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से अस्थमा एक्जाकर्बेट हो गया। तो एक्यूट ब्रेथलेसनेस होती है, हिस्ट्री होती है अस्थमा की, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होती है, उसकी रिस्पायरेटरी एफर्ट कम होती है। रिस्पायरेटरी एफर्ट कम होगी, हाइपोवेंटिलेशन होगी, तो टाइप 2 रिस्पायरेटरी फेलियर होगा जिसमें हाइपर कार्बिया होगा। तो इमीडिएट मैनेजमेंट होती है, ड्रग और चॉइस साल्ब्यूटामोल इनहेलर फॉर्म में या निबुलाइज फॉर्म में देना होता है और ऑक्सीजन थेरेपी देनी है। इसके बाद आप इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड देते हैं जो कि सामा है, शॉर्ट एक्टिंग मस्करीनिक एंटागोनिस्ट है। फिर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड जाओगे, इंट्रावीनस हाइड्रोकोर्टिसोन, इनहेलेशनल कभी भी नहीं देना, इंट्रावीनस हाइड्रोकोर्टिसोन देना होता है। फिर आप आईवी साल्ब्यूटामोल और अमाइनोफाइलिन इस्तेमाल करोगे। फिर आप मैग्नीशियम सल्फेट इस्तेमाल करोगे जो कि ब्रोंकोडायलेटर है। अगर उससे ठीक नहीं हो रहा तो इंट्यूबेशन और वेंटिलेशन है। तो इस स्केच को रट्टा मार लो, पहले आपका एल्ब्यूटिनोल और ऑक्सीजन है, दूसरा इप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड निबुलाइजेशन है, तीसरा इंट्रावीनस हाइड्रोकोर्टिसोन है, चौथा इंट्रावीनस साल्ब्यूटामोल और अमाइनोफाइलिन है, और लास्ट में मैग्नीशियम सल्फेट, और उससे ठीक नहीं हो रहा तो इंट्यूबेशन और वेंटिलेशन कर लो। देख लेते हैं क्वेश्चन। 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड विद ब्रेथलेसनेस फॉर द पास्ट 12 आवर और इमरजेंसी के अंदर आया, सीवियर एपिसोड है, ड्राउजी है, ओके, सीवियरिटी बता रहा है, पुअर रिस्पायरेटरी इफेक्ट है, साइलेंट चेस्ट, ये बहुत ज्यादा गंदा नेगेटिव साइन है, मैं नेगेटिव कह रहा हूं, बहुत गंदा साइन होता है। उसको ऑक्सीजन दी गई है, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट, ओके, ऑक्सीजन दी गई है, ओके, यानी आगे रिलीफ नहीं हो पा रहा, तो जो मोस्ट है यानी साइलेंट चेस्ट है, तो आपने सीधा इंट्यूबेशन और वेंटिलेशन पे जाना होता है, ओके, ठीक है। इसके बाद ऑलमोस्ट आई थिंक क्रिटिकल केयर वाला पॉइंट खत्म हो गया है।